यहाँ तो सिर्फ वो अगर इतना कहता कि बिस्मिल्लाह करके और बस, जैसे ईश्वर के नाम से शुरू करता हूँ ऐसे अरबी में बिस्मिल्लाह करके होता है, बस इतना कहता ख़त्म था। वो ओवर एक्टर है बहुत ज़्यादा, वो बताना चाहता है कि मुसलमानों तुम्हारा हितैषी हूँ, और है कुछ नहीं, वो बद्दीन है। मैं मोदी जी की प्रशंसा इसलिए भी करता हूँ और करूँगा कि मोदी जी के रहने से यहाँ पर बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। लेकिन मोदी जी को हमें इतना भरोसा है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे मुसलमान माइनॉरिटी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे वो मामले दुरुस्त किए हैं कि जो कोई भी नहीं कर पाया था। तलाक का मसला है, वो किसी मौलाना ने हल किया, मौलाना की देर नहीं है, मौलाना ने तो गलत कर रखा था, गलत तलाक को, जो कुरान के अगेंस्ट जा रहा था, और मोदी जी के आने के बाद वो तलाक का मसला हल हो गया। तो एक बार फिर से हम लोग चर्चा करने के लिए आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी के उसी बयान पर जो उन्होंने शपथ ग्रहण के समय बोला, जय फिलिस्तीन। ये एक ऐसा बयान है जिसने पूरे देश में बवाल मचाया हुआ है और दोनों ही तरफ से इस बयान को बहुत ज़्यादा नकारा जा रहा है और विपक्षी पार्टियां घेर रही है इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी को। साथ ही हम और भी तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं शाहीन बाग में हूँ, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से जय फिलिस्तीन कहा, तो इन्हीं तमाम लोगों से जानने की कोशिश मैं करूंगी कि जय फिलिस्तीन का नारा कितना सही है और क्या सोचकर उन्होंने दिया होगा। तो सर, सबसे पहले आप अपना मुझे नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हाजी सुल्तान अहमद और मैं यहाँ रहता हूँ इसी में अबुल फजल एनक्लेव में। अच्छा, तो ये जय फिलिस्तीन से क्या समझ रहे हैं आप, ये जो नारा असदुद्दीन ओवैसी ने दिया? असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है, उसको ये नहीं पता कि उसको कहाँ क्या बोलना चाहिए। वहाँ जय फिलिस्तीन का क्या मतलब है या जय भीम के नारे का क्या मतलब है, और 2 बार लगाया जय भीम जय भीम। और उसने जो वो कुरानी आयत पढ़ी हैं, वहाँ वो जहाँ मुकदमा लड़ता होगा अदालत में जज के सामने, वहाँ भी यही पढ़ता होगा क्या? ये तो कोई सीरत नबी का जलसा हो रहा है, कोई दीन की बात हो रही है, मजलिस है, महफिल है, वहाँ पे पढ़ने की चीज़ें हैं ये। यहाँ तो सिर्फ वो अगर इतना कहता कि बिस्मिल्लाह करके और बस, जैसे ईश्वर के नाम से शुरू करता हूँ ऐसे अरबी में बिस्मिल्लाह करके होता है, बस इतना कहता ख़त्म था। वो ओवर एक्टर है बहुत ज़्यादा, वो बताना चाहता है कि मुसलमानों तुम्हारा हितैषी हूँ, और है कुछ नहीं, वो बद्दीन है। जय फिलिस्तीन करके मुसलमानों का हितैषी कैसे हो गया? जय भीम जय मीम बोला, उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई किसी ने, जय फिलिस्तीन बोला उस पर वो बताना चाहता है कि मुसलमानों का हितैषी हूँ, लेकिन वो है नहीं। हम तो बिल्कुल नहीं मानते उसका, हम हैं दीनदार लोग। वो मुसलमान है, दाढ़ी कटी हुई, आंखें मीच मीच के बातें करता है और अपने फ़ायदे की बात करता है, और इतना इंतशार फैलाता है, इंतशार कहते हैं उसमें, मतलब जो है वो लोगों को अहिंसक बातें करता है, वो हिंसा की बात, मैनिपुलेट, बात दिमाग घुमाने की, हाँ दिमाग घुमाने वाली बातें करता है लोगों को, जो जिसको करनी नहीं चाहिए। ये हमारा मुल्क जो है ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ सब बहुत आराम से रहते हैं, और मुझे लगता है कि वो तो कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर, मिनॉरिटी के नाम पर कोई बात ही नहीं होती है, सदन में कोई चर्चा ही नहीं होती है, बीजेपी मिनॉरिटी पर माइनॉरिटी के बारे में के फेवर में बात करे, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के, जो कि सबको अच्छी लगे, कोई उसको बुरा ना कहे, बुरी ना लगे, ऐसी बात करे ना, बैलेंस बात करे। ये नहीं कि साहब तेरा फ़लस्तीन का क्या मतलब है वहाँ कहने का सदन में, फ़लस्तीन के नारे का क्या मतलब है भाई, हिंदुस्तान का कहना जी, हिंदुस्तान में रहकर जय फिलिस्तीन बोलना कितना सही आपको लग रहा है? इससे वो तमाम मुसलमान जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश इनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, तमाम मोबिलिटी होती हैं इन्हीं के बातों पे। इनका भाई, इसका असदुद्दीन ओवैसी का भाई, और ये जो बातें करते हैं उस पर तमाम मोबिलिटी होती है, इसके जिम्मेदार यही हैं। सही बात, अच्छी बात करनी चाहिए तो वो सबको पचेगी, सबको हजम होगी, कोई भी बुरा नहीं कहेगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि संविधान में कहाँ लिखा है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता जय फिलिस्तीन, मुझे दिखा दो अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो। मैंने जो बोला, वो क्यों बोल रहा है, तू क्यों बोल रहा है, क्या जरूरत है तुझे? तू जय भीम वाला है, तेरी तो अपनी पार्टी अलग है, तेरी तो AIM के नाम से तेरी जो है मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन, तू उसकी बात करना। तू रंग बिरंगा क्यों है? एक दीनदार जो होता है वो रंग बिरंगा नहीं होता। मैं इस तरह का नारा कहीं भी नहीं लगाऊंगा, कहीं जाके भी, मोदी जी के बराबर में खड़े होकर भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहाबुद्दीन। अच्छा, तो आप ये जय फिलिस्तीन का जो नारा असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं, क्या कहने की कोशिश उनकी रही है इस पर? क्योंकि वो तो संविधान का भी हवाला दे रहे हैं कि कहाँ लिखा है मुझे बता दो भाई, मैं तो लगाऊंगा, जय फिलिस्तीन बोलूँगा। तो इस संविधान का हवाला दे रहे हैं तो वो तो देखो, उनका ऐसा तो है नहीं कि वो जाहिल आदमी, कोई ना कोई सोच समझ के ही बात करी होगी उन्होंने भी, तो मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।
ये उनका मामला है, क्या है क्या नहीं, ये एक अलग मसला। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, जहाँ तक जय फ़लस्तीन कहने की बात है तो इसके लिए हमें अपने इतिहास को देखना पड़ेगा, भारतवर्ष के इतिहास को। हम 1947 से लेकर अब तक जिस इतिहास को देखते आए हैं उसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जी ने फ़लस्तीन की बात कहते हुए कहा कि ये लोग मजलूम हैं और इसराइलियों ने, यहूदियों ने कब्ज़ा कर रखा है, इसलिए हम फ़लस्तीन के प्रति आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद और भी आगे बढ़िए तो बहुत से लोग आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही कहा कि फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम ज़रूर उनकी आवाज़ उठाएंगे। इसी प्रकार से हमारी सरकार, मोदी सरकार ने भी फ़लस्तीन के विषय में एक अच्छी भावना दी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट हमारे लिए एक फूलों का गुलदस्ता है, जहाँ जमहूरियत है, सेकुलरिटी है और जहाँ हर प्रकार के पुष्प खिलते हैं। अब मैं यही कहूँगा कि इसमें कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे बवाल हो। जैसे किसी सज्जन ने हिंदू राष्ट्र की बात कही, तो अगर कोई मुसलमान लीडर कहता है इस्लामिक राष्ट्र, तो क्या गलती है? दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जय फ़लस्तीन की बात है तो मैं कहता हूँ कि एक जय फ़लस्तीन, पैलेस्टाइन इज़ एन ऑपरेस्ड कंट्री एंड Israelis have already captured Palestine. So now in the map of the world you will not find Palestine as a country. Palestine is a movement, and movement for humanity. So if we take the name of humanity in openly in any region, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, आल्सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी सर, जिस तरीके से ये जो नारे को लेकर हम बोल रहे हैं, जय फ़िलिस्तीन, जय तेलंगाना, तो शपथ ग्रहण के टाइम पर ही ऐसा क्यों बोला गया? दरअसल ये ऐसा है, राजनेताओं का भरोसा तो कुछ नहीं होता। ये जो कुछ भी बोलते हैं प्री प्लान बोलते हैं, वो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इसके पीछे उनका मोटो क्या है, ये जानने वाली बात है। और ज़्यादा तो हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर उन्हें कुछ भी कहना फ़िलिस्तीन के बारे में या जो भी, वो कम से कम वहाँ जाए ना, वहाँ प्रोटेस्ट करें, इजरायली एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करें, जो भी है, जहाँ भी जो भी जिस संस्था के सामने जाना वहाँ जाएं, अपनी पार्टी को लेके भारी तादाद में प्रोटेस्ट करें, तो उसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं है। बाकी रही बात ये चीज़ तो कुछ ऐसी लगती प्री प्लान है, इसमें कुछ नहीं पता हमें, और वही बात निकल के तो आएंगी। सोच समझ के बोला गया, मतलब हाँ, कुछ ऐसा था जो मतलब उस वक्त दिखाना चाह रहे थे, जय फ़िलिस्तीन बोल दिया और हो गया मुद्दा। तो अभी तो यही लगता है मेरे को, अपने को, और का नहीं मुझे मालूम है कि वो लगता है कि कुछ न कुछ वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा कह रहे हैं जो उनका कोई मकसद हल होता होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा जी ठीक है। तो सर अच्छा ये बताइए, यहाँ तो चलिए असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बहुत अभी राजनीति हो रही है, लेकिन संविधान को लेकर भी बहुत राजनीति हमने सदन में देखी है। अभी भी कांग्रेस के जो लीडर है हाथ में संविधान की किताब पकड़े खड़े और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में संविधान का जो है खात्मा हो रहा है और संविधान खतरे में है। ऐसा आपको लगता है? ऐसा है कि जिनके हाथ में सत्ता है ना, वो तो सत्ता में मगन है, और जिनको सत्ता नहीं मिली है वो परेशान है कि हमें सत्ता कैसे मिले। बस ये है खेल, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मोदी जी सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। उन्होंने बहुत स्टेप ऐसे लिए हैं कि जिनसे आज हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। मैं खुद जो एज ए मुस्लिम, परफेक्ट मुस्लिम, ये नहीं कि वैसे जो जैसे असदुद्दीन वैसे जैसे और लोगों जैसे मुसलमान वो नहीं हूँ मैं पक्का वाला मुस्लिम हूँ, जिसका हर बात का ऑथेंटिक मेरे पास जवाब होता है। मैं कभी भी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं करूँगा जिसमें मैं भी पकड़ यहाँ भी हो जाए और वहाँ भी हो जाए, कोई मुझे यहाँ पकड़ ले, नहीं, वो मैं बात ही नहीं करता। तो असदुद्दीन वैसे तो अपने बटर भुनाता है, ये अपने जो है उसको मतलब को हल करने के चक्कर में कि मैं आगे बढ़ जाऊँगी इसी तरह, बस मतलब अपनी कौम को पीछे करके खुद आगे बढ़ रहे हैं, बस बयानबाजी कर रहे हैं। बस बयानबाजी। इसका भाई कहता जी वो 15 घंटे का, वो कितने का, वो हमें टाइम दे दो, 10 दिन का टाइम दे दो। ये क्या कर लेगा? ये और मरवा देगा मुसलमानों को। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी भी घेर रही है कांग्रेस के नेताओं को कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या संविधान याद नहीं आया था? आप हमें तो बचपन में आई थी, इमरजेंसी लगी थी, हमें याद है, एक दिन इमरजेंसी का दिन याद है, किस तरह से गुजरते थे दिन।
क्या दौर था उस वक्त जब इमरजेंसी लगी? बिगल दौर था, एक तो गरीबी थी और दूसरे वो इसने इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, लोगों की ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नजरबंदी की गई, ज़बरदस्ती। ये क्या था? ये कौन सी सरकार थी? ये कौन सा अदल था, जजमेंट था? ये कौन सी बढ़िया बात थी? ठीक है, क्या इंदिरा गांधी ने अच्छा किया? इमरजेंसी पे आप क्या कहेंगे सर? 1977 इमरजेंसी में मैडम मैंने 30 दिन की जेल काटी, और वो 30 दिन की जेल इसलिए काटी है, जो अब तो मकोका हो गया, दूसरे कानून आ गए। उस टाइम में दो ही कानून थे, मीसा और DIR। तो DIR में 30 दिन में जेल में बंद रहा हूँ। और जुल्म क्या था, जो छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को उठा के ले जा रहे थे, उनकी नसबंदी कर रहे थे। तो हमारा एक संगठन था और उस संगठन ने हॉस्पिटल पे धावा बोला। तो जब वो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो उधर से PSC आई, फोर्स आई, तो 124 लोगों को अरेस्ट कर लिया। वहाँ मौके पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30, बाकी लोगों को घर से उठा लाए। ऐसे बेगुनाह लोगों को उठा के लाए जो बेचारे बुजुर्ग हैं, कोई कह नहीं सकता। और उस केस में 30 दिन में जेल में रहा हूँ, DIR में 30 दिन। तो बिना किसी मतलब के, बिना कोई गुनाह किए, बिना किसी मतलब के 30 दिन मैंने जेल काटी इमरजेंसी में। वो मेरे याद है, वो दौर में भूला नहीं हूँ। आप कहेंगे ये संविधान का कत्ल ही हो गया एक तरीके से? जब संविधान अभी जो खतरे में बोल रहे हैं उस वक्त याद नहीं आया? उस टाइम संविधान था ही नहीं। मैं तो ये कहूँगा, जब आपने सारे अधिकार छीन लिए तो संविधान रह कहाँ गया? आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, उसको कोई कॉपी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो सब चल रहा था। उस टाइम भी जुल्म चल रहा था लोगों पे। और एक नारा चला था, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। तो ये 3 आदमियों की जोड़ी थी जो जुल्म कर रही थी लोगों पे। तो वो दौर भूल नहीं सकते। तो ये राहुल गांधी को याद नहीं आ रहा है अभी जो संविधान की किताब हाथ में लेकर नारा लगा रहे हैं कि संविधान का जो है? इसकी भी सरकार होती है, जो विरोधी होते हैं वो क्या है, वो नारे भी लगाएंगे, सारे काम करेंगे। उनको कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए, कहीं ना कहीं से तो कोई मुद्दा चाहिए कि ये लोगों को बरगलाएं, बताएं। बाकी जो लोग याद रखने वाले वो भूलेंगे नहीं, और सब चीज़ चल रही। ठीक है, तो आपको लगता है ये जस्टिस है? अभी संविधान की किताब वही लोग हाथ में पकड़े हुए हैं जिनकी दादी ने संविधान का जो है कत्लेआम कर दिया था 1975 में। देखिए, जस्टिस वाली जो बात है, अभी ये है कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है, बिल्कुल, उससे मैं सहमत हूँ। बाकी उधर जब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा। बस मैं तो समझूंगा सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन है जी। तो मतलब सही कह रहे हैं जो विपक्षी लीडर्स हैं, वो सही कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। कुछ चीज़ों पे वो अपनी जगह ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अभी बीजेपी वाले ठीक घेर रहे हैं इमरजेंसी को लेकर? बस वो तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें इसमें तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता रहेगा। इसका कुछ नहीं है कि कब तक ये चले, कब तक चले जी। आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो इमरजेंसी पर बीजेपी बोल रही है कि उस वक्त संविधान कहाँ गया था, तब संविधान याद नहीं आया था? जी, मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि अभी भाई साहब ने जो वक्तव्य दिया है ये बहुत हद तक सही है। संविधान का हनन हो रहा है और आज लोग पार्लियामेंट में संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं। मैं मोदी जी की प्रशंसा इसलिए भी करता हूं और करूंगा कि मोदी जी के रहने से यहाँ पर बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है? एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि यहाँ पर मुसलमान कई खेमों में बटे हुए थे। कोई देवबंदी था, कोई बरेलवी था, कोई वहाबी था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। लेकिन मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि मोदी जी ने कुछ ऐसी बातें की जिससे सब के सब इकट्ठा हो गए और फिर इसके बाद जो है ये करने लगे। लेकिन इसमें एक चीज़ सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फ़ायदा उठाया, ऐसे लोगों को अपने में मिलाकर चाहा कि मतलब कि हम बीजेपी को बदनाम करें। अच्छा। तो मेरे नज़दीक ऐसा है कि अगर हम कोई कांग्रेस की तारीफ़ करें तो मैं इसलिए नहीं करता कि हिंदुस्तान के अंदर जितना भी बवाल हुआ है ये उस समय से हुआ है जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। और बाबरी मस्जिद, लोग झूठ बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद मोदी जी ने तोड़वाया। मोदी जी ने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़वाया, बाबरी मस्जिद तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़वाया जिस समय राजीव गांधी की हुकूमत थी और कल्याण नरसिम्हा राव, अच्छा राजीव गांधी ने मूर्ति रखवाई थी ना अपने दौर में, उन्होंने। हाँ, तो और राजीव गांधी ने क्या किया कि बाबरी मस्जिद जो बंद थी, जिसको अंग्रेज़ों ने भी नहीं छेड़ा था,
नेहरू ने भी नहीं छेड़ा था, लेकिन पता नहीं राजीव जी गांधी जो राहुल के बाप हैं, अपने आप को विद्वान समझते थे, क्या समझते थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद की ताला खुलवा दिया। और जब ताला खुलवा दिया तो उसके बाद और हंगामे बढ़े। किस समय में खुलवाया था? रात में मूर्तियां हाँ, रखवाएंगे। रात में मूर्तियाँ रखवा दी उसके अंदर, और फिर हंगामा बढ़ा। उसके बाद से लेकर पता नहीं अब तक, मैं तो यही कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का शाप, बद्दुआ कांग्रेस पार्टी पर पड़ गया, और फिर कांग्रेस पार्टी संभल नहीं पाई। अच्छा। तो हम अभी भी यही कहेंगे कांग्रेस पार्टी वालों से कि कम से कम अपने तुम पुराने दिनों को याद करो और अभी भी सुधर जाओ। और हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान के दो आंखें हैं, एक आंख को फोड़ने की कोशिश मत करो, वरना अगर एक आंख फूट गया तो हिंदुस्तान को पूरा विश्व जो है काना कहेगा। अभी हिंदुस्तान को लोग काना नहीं कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो है आंखें मौजूद हैं, और इन आंखों में दो आंखें, हिंदू और मुसलमान की आंखें ऐसी हैं जो दुश्मनों को मुकाबला करने को तैयार हैं। आज अगर हमसे कहा जाए कि चाइना के बॉर्डर पर जाओ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा चाइना के बॉर्डर पर जाएंगे और हिंदुस्तान की दफा करेंगे। तो इस चीज़ को मोदी को इस बात से सहमत करते हैं कि कांग्रेस सरकार में जो है इसने हमें जितना नुकसान पहुंचाया ना मुसलमानों को, अपना वोट बैंक बना के और बीजेपी से डरा के, उतना हमें नुकसान बीजेपी से कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो संविधान को बदल ले। लेकिन मोदी जी को हमें इतना भरोसा है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे मुसलमान माइनॉरिटी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे वो मामले दुरुस्त किए हैं कि जो कोई भी नहीं कर पाया था। तलाक का मसला है, वो किसी मौलाना ने हल किया, मौलाना की देर नहीं है, मौलाना ने तो गलत कर रखा था, गलत तलाक को, जो कुरान के अगेंस्ट जा रहा था। और मोदी जी के आने के बाद वो तलाक का मसला हल हो गया। कश्मीर का मसला उलझा हुआ था, वहाँ पे रोज़ाना कितना कत्ल होते थे, कितने लोग मरते थे, पत्थरबाजी होती थी, गोलीबाजी होती थी, वो मसला है वो भी हल हो गया। वो चाहे वहाँ मस्जिद टूटी भी थी या नहीं थी या क्या था, लेकिन मंदिर बन गया और उसकी बराबर उन्होंने ज़मीन दे दी। कौन है जो सारे लोग वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे? वहाँ के ही लोग तो पढ़ेंगे, वो उनको फिक्र होनी चाहिए। और जब अब ओवैसी के ऊपर आता हूँ मैं, ओवैसी को क्या फिक्र है फ़लस्तीन की? तुझे अगर उनकी मदद करनी है तो यहाँ से परमिशन ले गवर्नमेंट से, जैसे भाई साहब ने कहा, नौशाद भाई ने, कि वो वहाँ पर जाओ, वो एम्बेसी के आगे जाओ, ईरान उसके अपना इजराइल एम्बेसी के आगे वहाँ जाओ, हम भी चलेंगे और वहाँ पे बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट करो। आवाज उठानी है तो इस तरीके से उठाओ। क्या उठानी है? पार्लियामेंट में क्या कहना कि फ़लस्तीन ग्रहण के टाइम पे ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं करना, ये ड्रामेबाजी है। चलिए ठीक